अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। आज हम एस्केप वेलोसिटी को डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी ये पार्ट 1 चैप्टर 4 लेक्चर नंबर 7 से रिलेटेड ये टॉपिक है। आज हम एस्केप वेलोसिटी को ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एस्केप वेलोसिटी का स्टैंडर्ड डिफिनीशन करेंगे कि इसका स्टैंडर्ड डिफिनीशन क्या है। तो इसका डिफिनीशन इस तरह है, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ बॉडी ड्यू टू विच इट एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड and the body does not come back is called escape velocity। यानी ओहो मिनिमम, उर्दू में इसका मतलब ये है कि ओहो मिनिमम वेलोसिटी जो हम एक बॉडी को देते हैं और वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से उठा के हम उससे बाहर फेंकते हैं और वो बॉडी फिर वापस नहीं आते, उसी को हम क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। यानी हम वही मिनिमम वेलोसिटी को फिर हम क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे मैंने ये मिनिमम वेलोसिटी क्यों यूज कर दिया ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी क्यों नहीं बोलता, कि यहाँ पे मैंने मिनिमम वेलोसिटी बोल दिया। अब इसका डेरिवेशन जो है ना, मैथमेटिकल डेरिवेशन हम करेंगे। तो इसके लिए ये डायग्राम आप लोगों को समझाना होगा। आप लोग इस डायग्राम को देखें, ये हमारे साथ क्या है? अर्थ है, ठीक है। और ये अर्थ सरफेस पे एक बॉडी पड़ा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी को वेलोसिटी देता हूँ और यहाँ वो आता है। यानी जो अर्थ सरफेस पे बॉडी पड़ा था वो यहाँ आ गया। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा? इस बॉडी का वो ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर बॉडी हाइट गेन कर देता है तो मैक्सिमम पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या होगा? वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी ज़ीरो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। यानी यहाँ पे क्या होगा? ग्रेविटी लाजिमी मौजूद होगा। तो इस ग्रेविटी की वजह से बॉडी यहाँ आएगा और पीछे फिर जो है ना नीचे जाएगा, तो ये वापस जो है ना अर्थ सरफेस पे जाएगा। अब इस दूसरे डायग्राम को देखें, वही अर्थ सरफेस है, बॉडी पड़ा है। अब इस बॉडी को मैं क्या करता हूँ? वेलोसिटी देता हूँ अप टू दिस पॉइंट। ये बॉडी यहाँ आता है, ठीक है। यानी वही वेलोसिटी जो मैंने दिया था वही वेलोसिटी वो गेन कर यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा? ज़ीरो होगा, लेकिन ग्रेविटी जो है ना वो फिर ज़ीरो नहीं होगा। यानी ग्रेविटी यहाँ मौजूद है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। तो इस अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से बॉडी क्या होगा? वो वापस नीचे जाएगा। अब यहाँ तीसरे डायग्राम को आ जाइए। लेट सपोज ये अर्थ है, वही बॉडी पड़ा है जिसका मास क्या है? m है। अब मैं क्या कर देता हूँ? इस बॉडी को इतना वेलोसिटी देता हूँ, इतना ज्यादा वेलोसिटी देता हूँ कि वो बॉडी क्या होता है? वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाता है। क्या होता है? वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाता है। अब क्या होगा? यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा? ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड वो भी ज़ीरो होगा, ठीक है। यानी इन दो डायग्रामों में ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो नहीं होता, जिसकी वजह से बॉडी वापस ज़मीन की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड आपका क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। अब क्या होगा? अब बॉडी जो है ना वापस नहीं जाएगा। अब ये क्या हो गया? अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो गया। तो इस वेलोसिटी जो हमने इस बॉडी को दिया था, इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ आएंगे। मैथमेटिकल डेरिवेशन हम इस तरह करते हैं कि हमको पता है कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। यानी इसका मतलब ये है कि बॉडी का
इनिशियल एनर्जी जो है ना वो बॉडी के फाइनल एनर्जी के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी इनिशियल बराबर होगा एनर्जी फाइनल का। अब आप लोगों को पता है कि जब बॉडी अर्थ सरफेस पे पड़ा था तो इसका यहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल भी होगा। जब बॉडी अर्थ सरफेस से यानी अर्थ सरफेस से ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस कर गया तो वहां पर भी इसका काइनेटिक फाइनल और पोटेंशियल फाइनल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे जब बॉडी जमीन पे पड़ा है तो इसका एनर्जी क्या होगा, OEI होगा। जब बॉडी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल चुका था तो उसका एनर्जी क्या होगा, EF होगा, यानी फाइनल एनर्जी होगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल लिखूंगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब बॉडी यहाँ पड़ा था तो इसका काइनेटिक इनिशियल भी है और पोटेंशियल इनिशियल भी है। ठीक है, अब ई की तरफ आ जाओ। तो ई वो एनर्जी है जब बॉडी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर गया था तो वहां पर भी इसका काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल होगा। अब आप लोगों को पता है इसमें जस्ट वैल्यू स्पॉट करना है। काइनेटिक इनिशियल आप लोगों को पता है वो हमारे साथ बराबर है हाफ mv² के बराबर है प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो किसके बराबर था, -g मास ऑफ अर्थ m डिवाइडेड बाई re के बराबर है, इक्वल टू काइनेटिक फाइनल का मतलब क्या है। काइनेटिक फाइनल का मतलब ये है कि जब बॉडी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल चुका था, ठीक है, वही काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि जब बॉडी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाए तो इसका काइनेटिक भी जीरो होगा और इसका फाइनल मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा, यानी सम ऑफ एनर्जी क्या होगा, वो दोनों जो है ना जीरो होंगे। तो यहाँ पे मैं काइनेटिक फाइनल की जगह भी जीरो पुट करूंगा प्लस पोटेंशियल फाइनल की जगह भी जीरो पुट करूंगा। अब इस इक्वेशंस को क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो हमारे साथ आएगा ये mv² 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो mv² डिवाइड बाई 2 होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी डिवाइड बाई re, 0 प्लस 0 से 0 आएगा। अब क्या करना होगा, ये माइनस वाला टर्म इस इक्वेशन के आगे साइड शिफ्ट करना है। तो क्या बनेगा, mv² डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, ये माइनस जब शिफ्ट होगा तो ये प्लस बनेगा, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी डिवाइड बाई re। अब क्या करना है, ये मास जो है ना ये इस मास के साथ क्या होगा, खत्म होगा। हमारे साथ क्या रह गया, v² रह गया डिवाइड बाई 2 रह गया, यहाँ पे g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई re आ गया। अब क्या करना है, इस v को मैं मालूम करूंगा तो क्या करूंगा, इसके लिए बोथ साइड डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 2 खत्म होगा, आपके साथ क्या आएगा, v² इक्वल टू 2g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई re। अब मैं v को मालूम करूंगा, यहाँ पे v² है तो क्या करूंगा, सिंपली इसके लिए अंडर रूट लूंगा बोथ साइड, शाबाश। तो टेक अंडर रूट, यहाँ पे भी अंडर रूट लेना होगा, यहाँ पे भी अंडर रूट लेना होगा। तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ खत्म होगा, आपके साथ क्या आएगा, v इज इक्वल टू 2g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई re अंडर दी रूट आएगा। अब आप लोगों को पता है कि ये हमारे साथ कौन सा वेलोसिटी है, ये एस्केप वेलोसिटी है। तो इस v के साथ मैं स्क्रिप्ट में क्या लिखूंगा, es लिखूंगा कि ये हमारे साथ क्या आ गया, एस्केप वेलोसिटी आ गया। इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 1 कहूंगा। अब आ जाइए, ये तो हमारे साथ एस्केप वेलोसिटी का एक रिलेशन आ गया। अब अगर आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब जब बॉडी अर्थ सरफेस पे पड़ा है इसके लिए हम निकाल देते हैं, तो मैं इधर लिखूंगा ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस। जब बॉडी अर्थ सरफेस पे पड़ा है, ठीक है, यानी यहां पे पड़ा है, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है, हमने पढ़ा है। वो किसके बराबर है, वो बराबर है इफ इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब आप लोग देखिए यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट करना है,
यानी इस m1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, मास ऑफ अर्थ, क्योंकि यहाँ पे मेरा बॉडी क्या है, मास ऑफ अर्थ है। और m2 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, मास ऑफ बॉडी, क्योंकि यहाँ पे इस केस में हमारे साथ क्या है, मास ऑफ बॉडी है। तो मैं यहाँ पुट करूंगा मास ऑफ 1 की जगह मास ऑफ अर्थ पुट करूंगा और मास ऑफ 2 की जगह मास ऑफ बॉडी पुट करूंगा, ठीक है। और आप लोगों को पता है F किसके बराबर है, F बराबर है W के, और W किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो ये वैल्यू जो है ना, ये यहाँ पे मैं रिप्लेस करूंगा। और ये भी याद रखो कि R की जगह क्या पुट करूंगा, RE पुट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थ सेंटर से जो रेडियस है वो क्या है, वो हमारे साथ RE है, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू जो है ना इस इक्वेशन में पुट करो, शाबाश। तो हमारे साथ आएगा F की जगह पुट करूंगा mg पुट करूंगा इक्वल टू g अपनी जगह मास 1 की जगह मास ऑफ अर्थ और मास 2 की जगह मास ऑफ बॉडी, r की जगह क्या पुट करूंगा, RE, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, ये मास जो है ना इस मास के साथ खत्म होगा, आप लोग के साथ क्या आएगा, g इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर आएगा। अब क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, शाबाश, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जी आर की स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये GRE स्क्वायर बनेगा और ये GME बनेगा। अब इसको कहो इक्वेशन नंबर 2। अब लोग देखें इक्वेशन 1 में हमारे साथ क्या है, 2g मास ऑफ अर्थ RE है, ठीक है। अब देखें इसमें जो ये वैल्यू है GME, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करना है GRE स्क्वायर। तो शाबाश, आप लोग देखें पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, शाबाश। इन इक्वेशन 2 जो है ना 1 में पुट करना है। तो जब ये पुट करूं तो हमारे साथ एस्केप वेलोसिटी आएगा, VES आएगा 2GRE स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और इसके नीचे RE है, अंडर द रूट आएगा, ठीक है। अब एक RE जो है ना इसके साथ खत्म होगा तो हमारे साथ आएगा एस्केप वेलोसिटी 2GRE। ये जो है ना हमारे साथ एस्केप वेलोसिटी का दूसरा रिलेशन आ गया। यानी आप लोग इस रिलेशन को भी एस्केप वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे, इस रिलेशन को भी एस्केप वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे। अब हम एस्केप वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो हमारे साथ न्यूमेरिकल वैल्यू एस्केप वेलोसिटी का होगा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ VES, यानी एस्केप वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू हम इस रिलेशन से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे साथ एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन है 2GRE अंडर द रूट। अब आप लोगों को पता है VES 2 अपनी जगह और G आप लोगों को पता है वो 9.8 है और RE रेडियस ऑफ अर्थ वो बराबर है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ अंडर द रूट। आप लोग इसकी कैलकुलेशन करें, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें फिर इसका अंडर रूट ले, तो आप लोगों के साथ क्या आएगा 11.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो अब इसका मतलब क्या है, 11.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये वो वेलोसिटी है जब हम एक बॉडी को देते हैं। यानी यहाँ पे मैंने मिनिमम वेलोसिटी इसलिए बोला कि ये वो मिनिमम वेलोसिटी है कि जब हम एक बॉडी को देते हैं और वो अर्थ सरफेस से यानी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाते हैं और फिर वापस नहीं आ जाते, उसी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम वेलोसिटी मैंने यहाँ क्यों बोला, इसलिए बोला कि ये से ज्यादा वेलोसिटी भी हो सकता है, यानी 11.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ से ज्यादा वेलोसिटी भी हो सकता है। ये क्या है, ये मिनिमम वेलोसिटी है। यानी इसका मतलब ये है कि इससे कम वेलोसिटी हम बॉडी को देते हैं तो बॉडी वापस आएगा जमीन पे। अगर हम इससे ज्यादा वेलोसिटी दे तो फिर क्या होगा, वो बॉडी वापस जो है ना जमीन पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो है ना मिनिमम वेलोसिटी का मतलब वही हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है कि एस्केप वेलोसिटी जो है ना किन चीजों पे डिपेंड करता है, मतलब डिपेंडेंस ऑन विच फैक्टर, ठीक है।
तो हमारे साथ ये रिलेशन है, आप लोग इस रिलेशंस को देखें। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ पे, यानी मास ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करता है, और रेडियस ऑफ प्लेनेट पे। यानी जब मास ऑफ प्लेनेट ज्यादा होगा तो इट मींस एस्केप वेलोसिटी इसके लिए ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, और जब रेडियस ऑफ प्लेनेट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो एस्केप वेलोसिटी इसके लिए क्या होगा, कम होगा। तो आखिर में हम एस्केप वेलोसिटी यानी इस टॉपिक का समरी या कंक्लूजन निकाल देते हैं। तो हमने डिस्कस किया एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी कैसे कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होता है जब हम एक बॉडी को देते हैं और वो बॉडी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाते हैं और फिर वो वापस नहीं आते। इसी वेलोसिटी जो हमने इस बॉडी को दिया, इसी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। फिर हमने इन सारे डेरिवेशन कर दिया, मतलब इसका सारा डेरिवेशन कर दिया। फिर हमने उसका न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम कर दिया, और वो कितना है 11.2 × 10⁻³ इसका मतलब ये है कि हम इससे कम वेलोसिटी एक बॉडी को नहीं देते। मतलब जब हम एक बॉडी को अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कर देते हैं तो इसके लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, इतना वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगा। यानी इससे कम वेलोसिटी हम नहीं दे सकते, और इससे मैक्सिमम वेलोसिटी हम दे सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट एस्केप वेलोसिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।